सीईओ लिन मास्टर चांग को पैसों की एक मोटी गड्डी देता है। दोनों चाय पी रहे होते हैं, तभी अचानक लिन को बाहर से शोर सुनाई देता है और वह सोचता है कि ये कैसा हंगामा है। उनका पर्सनल वाटर बॉय बना हुआ वह सुनहरे बालों वाला लड़का कहता है कि वह बाहर जाकर सब देखेगा। लेकिन जैसे ही वह लड़का दरवाजा खोलता है, सामने फोन खड़ा होता है। उसका चेहरा मेकअप से पुता हुआ है और उसके चारों ओर एक भयानक नीली आभा है। वह सुनहरे बालों वाला लड़का फोन को पहचानकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वह सीईओ के पास भागकर कहता है, यह वही आदमी है जिसने पहले उन्हें घायल किया था। सीईओ मास्टर चांग से पूछता है कि यह कैसे संभव है, जबकि उसने राक्षस को पहले ही भेज दिया था। सीईओ यह भी कहता है कि फोन के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है और वह ऐसा लग रहा है जैसे किसी ब्राइडल स्टूडियो से आया हो, न कि कोई जंग से। यह सुनकर चांग एक धोखेबाज बॉयफ्रेंड की तरह बचाव की मुद्रा में आ जाता है और कहता है, हो सकता है फोन पहले ही चला गया हो जब राक्षस उसके अपार्टमेंट पहुंचा हो। फिर वह अपने राक्षस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। फोन बीच में टोकता है और कहता है कि चांग को उसका राक्षस नहीं मिल पाएगा क्योंकि वह पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फोन धमकी देता है कि मास्टर चांग उसका अगला शिकार होगा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी सबको चेतावनी देता है कि उसे हल्के में न ले क्योंकि उसे सच में कड़ी पिटाई पसंद है। मास्टर चेन यह भी मानता है कि उसने फोन को कमाका था और यह नौजवान जितना दिखता है उससे ज्यादा ताकतवर है। फोन पलटकर एक और बेइज्जती करता है और कहता है कि अगर वे चांद के दिमाग पर भरोसा कर रहे हैं तो उसकी ताकत वाकई अकल्पनीय है। पास में खड़ा वह सुनहरे बालों वाला लड़का अपने मालिक से कहता है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और अब उनका सब कुछ खत्म हो गया है। डरा हुआ सीईओ लिन मास्टर चिन से पूछता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। बूढ़ा जादूगर उनसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि उसे इस नौजवान से बिल्कुल भी डर नहीं है। फिर चेन बताता है कि उसने अभी तक अपना सबसे बड़ा दांव किसी को नहीं दिखाया है। यह सुनकर फोन पास की एक कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है कि उसे थोड़ा मजा आ रहा है। वह कहता है कि वह एक और मौका देगा ताकि चांद अपना छिपा हुआ सबसे बड़ा दांव दिखा सके। फिर बूढ़ा जादूगर अपने कपड़े उतारना शुरू करता है ताकि वह अपना बूढ़ा शरीर दिखा सके और कहता है कि फोन को जल्द ही अपने फैसले पर पछतावा होगा। फिर वह पूरी तरह से कपड़े उतार देता है और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की तरह घूमकर अपना बदसूरत टैटू दिखाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि यह राक्षस इतना ज्यादा था कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाया और इसीलिए उसने इसे अपने शरीर में बंद कर दिया था। लेकिन अभी की स्थिति देखकर इस शक्तिशाली राक्षस को बुलाने और कुछ खून पीने का समय आ गया है। कुछ देर बाद मास्टर चेन की पीठ पर बने टैटू से एक विशाल जानवर निकलता है। उस जानवर के सिर पर 2 सींग हैं, बड़े पंख हैं और लाल चमकती आंखें हैं। जहां वह सुनहरे बालों वाला लड़का और सीईओ लिन जो हो रहा है उससे बहुत डरे हुए हैं, वहीं फोंग ऐसे ही बैठा रहता है जैसे उसने अभी अभी ऑगी और कॉकरोच का एक एपिसोड देखा हो। दूसरी तरफ वह विशाल राक्षस मास्टर चेन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसने बूढ़े आदमी को चेतावनी दी थी कि वह उसे छोटी मोटी बातों के लिए न बुलाए। बूढ़ा मास्टर कहता है कि वह इस समय ऐसी स्थिति में है जहां केवल वही राक्षस उसकी मदद कर सकता है। इसलिए राक्षस फोन की तरफ मुड़ता है, उसे देखता है लेकिन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। वह चेन से पूछता है कि क्या यह बदबूदार लड़का ही वह वजह है जिसकी वजह से वह इतना डरा हुआ है। मास्टर चेन राक्षस को चेतावनी देता है कि वह इस नौजवान को कम न आके और बताता है कि फोन ने उसके एक राक्षस को पहले ही मार दिया है। उनकी बातचीत को फोन बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वह उनकी बकवास से उब रहा है। वह राक्षस का अपमान करता है और कहता है कि उसने इतना लंबा इंतजार सिर्फ एक कमजोर डेविल को देखने के लिए किया। यह अपमान राक्षस को गुस्सा दिलाने के लिए काफी है और वह कसम खाता है कि वह इस नौजवान को उसकी कही बात की सजा देगा। वह फोन की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ता है, लेकिन नौजवान एक और ताना मारता है। फोन कहता है कि अगर राक्षस उसे चोट पहुंचा सकता है तो वह सब कुछ भूलकर घर चला जाएगा। लेकिन राक्षस इस लड़के से तंग आ चुका है जो ट्विटर ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहा है। इसलिए वह एक ताकतवर मुक्का सीधे फोन की छाती पर मारता है, लेकिन उसका हाथ गीले नूडल्स की तरह कुचल जाता है। मास्टर चेन, वह सुनहरे बालों वाला लड़का और सीईओ लिन सब हैरान रह जाते हैं और जो हो रहा है उस पर यकीन नहीं कर पाते। राक्षस फिर जमीन पर झुक जाता है, अपने हाथ को पकड़कर ऐसे लगता है जैसे उसने अभी अभी 7 बार लगातार खुद को पीटा हो। वह जानता है कि उसका हाथ अब दोबारा ठीक नहीं होगा। फोन खड़ा होता है, राक्षस के सिर पर अपना पैर रखता है और अपनी बात दोहराता है कि वह राक्षस शुरू से ही बहुत कमजोर था। मास्टर चेन अवाक है और यकीन नहीं कर पाता कि उसका सबसे ताकतवर राक्षस इतनी आसानी से हार गया। फोन पूछता है कि क्या यह उसका सबसे ताकतवर राक्षस था और यह भी कहता है कि अगर यह अंडरवर्ल्ड होता तो इस तरह का राक्षस उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं होता। राक्षस, जो जमीन पर एक जवान और गरीब लड़की की तरह झुका हुआ है जो अपने मकान मालिक को किराया चुका रही हो, पूछता है कि फोन अंडरवर्ल्ड के बारे में क्या जानता है और वह आखिर है कौन। हालांकि फोन जवाब देता है कि उन्हारे हुए लोगों में से कोई भी यह जानने के लायक नहीं है कि वह कौन है। फिर वह राक्षस के पेट में एक लात मारता है और उसे मास्टर चेन के ऊपर फेंक देता है। दोनों ही दीवार से बहुत जोर से टकराते हैं और मास्टर चेन की मौत हो जाती है। हालांकि राक्षस अभी खत्म नहीं हुआ है और वह अपने मुंह से एक चमकीली नीली ऊर्जा का गोला पैदा करना शुरू करता है। वह कहता है कि यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति से बनी हुई एक आध्यात्मिक ऊर्जा वाली गोली है। यह 10,000 टन विस्फोटक के बराबर है और राक्षस को पूरा यकीन है कि फोन इस तरह की ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएगा। फिर वह गोला सीधे फोन पर छोड़ता है, लेकिन वह उसे एक अनुभवी सकस के जोकर की तरह पकड़ लेता है जो टेनिस की गेंदें पकड़ता है। राक्षस यह देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है यह कैसे संभव है कि उसकी सारी शक्तियों का इस सामान्य इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ फोन कहता है कि वह काफी खेल चुका है और अब इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, राक्षस फैसला करता है कि इस जगह से निकलना बेहतर है और जल्दी से मास्टर चेन के शरीर के अंदर चला जाता है। फोन बताता है कि दूसरे व्यक्ति के शरीर में छिपकर भागना अपनी ही बर्बादी के रास्ते पर चलने जैसा है। वह कमरे में मौजूद दूसरों को भी चेतावनी देता है कि वे मास्टर चेन को बचाने की कोशिश न करें क्योंकि वह 30 के दशक के एक मध्यम वर्गीय लड़के की रोमांटिक जिंदगी की तरह मर चुका है।
एक बार जब बूढ़े जादूगर और उसके राक्षस का काम हो जाता है, फॉन उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब उसकी सजा की बारी है। वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है और भीख मांगना शुरू कर देता है। कहता है कि वह तो सिर्फ एक नौकर था जिसे यह सब करने के लिए मजबूर किया गया था। फोंग, जिसे सुनहरे बालों वाले लड़कों के लिए थोड़ी नरमी है, उस नौकर को एक और मौका देने का फैसला करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि यह इस पर निर्भर करता है कि वह नौकर इस मार को झेल पाता है या नहीं। फिर वह उस सुनहरे बालों वाले लड़के को एक लात मारता है जो कई फीट दूर उड़ता है और पास की एक दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद फोंग सीओ लिन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसकी बेटी लगभग मर गई थी उस राक्षस की वजह से जिसे उसने पहले भेजा था। इसलिए एक बाप होने के नाते उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ था और वह लिन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। सीईओ अपनी पैंट गीली कर देता है और फोन को याद दिलाता है कि वह आज के समाज में मनमाने तरीके से लोगों का कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फोन साफ साफ कहता है कि वह लिन को इतनी जल्दी खत्म करने का इरादा नहीं रखता। वह अचानक अपनी उंगली की नोक पर एक नीली आग पैदा करता है। आग फिर उसके हाथ से कूदकर सीईओ के दिल के पास चली जाती है जो जमीन पर गिर जाता है। फोन बताता है कि उसने राक्षस की आग का इस्तेमाल करके लिन के दिल को धीरे धीरे जलाना शुरू किया है। 1 मिनट बाद वह बोल नहीं पाएगा और यह दर्द कुछ घंटों तक चलेगा, जिसके बाद लिन की आखिरकार मौत हो जाएगी। इसके अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे फोन का हाथ है क्योंकि कोई सबूत नहीं बचेगा। जैसे ही फोन वहां से निकलता है, सीईओ गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगता है। लेकिन फोन कहता है कि सीईओ उसी पल मर चुका था जब उसने लिटिल गर्ल पर हमला किया था। एक बार जब फोन मुख्यालय से बाहर आता है तो वह देखता है कि वह सुनहरे बालों वाला लड़का जिंदा है। वह उस बेकार आदमी को नहीं कुचलता, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि यहाँ जो हुआ वह किसी को न बताए। थोड़ी देर बाद फोंग एक टेडी बियर लेकर अपने घर पहुंचता है और देखता है कि फू उसकी बेटी को सोने से पहले की कहानी सुना रही है। लिटिल गर्ल अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी खुशी तब और बढ़ जाती है जब वह उसे टेडी बियर देता है। अब जब लिटिल गर्ल का पिता वापस आ गया है, फू चली जाती है और अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। जाने से पहले वह फोन से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक हो गया है, और वह उसे बताता है कि अब उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोनों बड़े लोग इस मामले की सच्चाई लिटिल गर्ल से छिपा लेते हैं और उसे सोने को कहते हैं। दरअसल फोन उसे बदसूरत बत्तख की कहानी भी सुनाता है ताकि लिटिल गर्ल शांति से सो सके। अगले दिन फोंग और फू एक स्थानीय प्राइमरी स्कूल जाते हैं ताकि चू अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। फू थोड़ा राहत महसूस कर रही है अब जब लिटिल गर्ल का स्कूल में दाखिला हो गया है और वह मोहल्ले की सबसे धीमी बच्ची नहीं होगी। फोंग उसके सहयोग के लिए बहुत आभारी है और लिटिल गर्ल भी नए दोस्तों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। वह अपने पिता के गालों पर एक चुंबन भी करती है और कहती है कि वह बहुत खुश है। फिर सभी बच्चों की तरह वह एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती और एक फिसलपट्टी पर खेलने जाना चाहती है। जैसे ही लिटिल गर्ल खेल के मैदान की तरफ दौड़ती है, फू बताती है कि अब जब उसका पिता वापस आ गया है तो वह ज्यादा घुल मिल गई है। वह यह भी कहती है कि बच्चे को पालना आसान नहीं है, इसलिए फोन को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उस रात उसमें एक बच्चा डाल सकती है। फोन भी अपनी लिटिल गर्ल पर फिर से कोई तकलीफ नहीं आने देने के लिए दृढ़ निश्चय है। और यह सुनकर फू पूछती है कि वह आगे क्या करने वाला है। फोन जवाब देता है कि वह अपनी बेटी को मॉल ले जाने का प्लान बनाता है ताकि उसके लिए नए कपड़े और एक नया बिस्तर खरीद सके। वहां वे स्टेशनरी और स्कूल शुरू करने के लिए जरूरी सामान भी लेंगे। फू खुश है कि वह आखिरकार लिटिल गर्ल के लिए एक अच्छा पिता बन रहा है, लेकिन वह उसकी शॉपिंग के तरीके पर संदेह भी जताती है। इसलिए वह उसके लिए एक लिस्ट लिखने का प्रस्ताव रखती है ताकि उनके लिए यह चुनना आसान हो कि क्या जरूरी है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, लाल बालों वाला और बहुत खराब कपड़ों वाला टैन नाम का एक नौजवान अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ पार्क में पहुंचता है। वह फोन पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने उसकी क्रश फू के इतने करीब खड़े होने की हिम्मत कैसे की। फोन हैरान हो जाता है और फू से पूछता है कि क्या सच में यह कार्टून उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वह इससे इनकार करती है और कहती है कि वह बस एक अजीब आदमी है। हालांकि यह नया लड़का फोन को घेर लेता है और पूछता है कि वह कौन है और उसे उसकी लड़की से दूर रहने को कहता है। फू फिर बिल्कुल साफ कर देती है कि उसने उसे उसके खराब हेयर स्टाइल और सस्ते ड्रेसिंग सेंस की वजह से सीधे सीधे मना कर दिया है। टैन इस पूरी स्थिति को गलत समझ लेता है और फू पर आरोप लगाता है कि उसने उसे एक ऐसे लड़के के लिए मना किया है जो लड़का जैसा लगता भी नहीं है। यह सुनकर फू इस गलतफहमी का फायदा उठाती है और कहती है कि उसने सच में टैन को इस आदमी के लिए मना किया है। फोन यह सब देखकर हैरान रह जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फू उसकी तरफ अपनी बड़ी आंखें झपकाती है और वह पूरी तरह पिघल जाता है। फू जोर देकर कहती है कि उसे सच में यह आदमी पसंद है और टैन से कहती है कि वह उसका पीछा न करे। पास में लिटिल गर्ल अपने पिता को दूसरी औरत के साथ देख लेती है और उस जगह पर दौड़ती है। लिटिल गर्ल जोर से अपने पिता से पूछती है कि क्या हो रहा है, और जब टैन यह सुनता है तो वह अपना आपा खो देता है। वह यकीन नहीं कर पाता कि उसकी लड़की उसे एक ऐसे लड़के के लिए मना कर सकती है जो न सिर्फ लेस्बियन जैसा दिखता है बल्कि उसकी एक बेटी भी है। हालांकि वो उसे चुप करा देती है और कहती है कि यह उसकी चिंता का विषय नहीं है। वह उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि वह उसे अब दोबारा परेशान न करे। टैन धीरे धीरे समझ जाता है कि उसके पास फू को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त आकर्षण नहीं है, इसलिए वह गुस्सा होने लगता है। इसके अलावा फोन बातचीत में शामिल होता है और टैन को कहता है कि वह मान ले कि वह बस एक मोटरसाइकिल पर तीसरा पहिया है। फोन फिर बताता है कि उसे शॉपिंग के लिए देर हो रही है और फू और अपनी बेटी के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन 2 मजबूत बॉडीगार्ड उन्हें जाने से रोक देते हैं, जिससे लिटिल गर्ल डर जाती है। फोन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुरंत सबसे बुरा कदम उठाता है और सबको बहुत ज्यादा हिंसा की धमकी देता है। हालांकि फू उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह स्कूल के परिसर में लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन फोन जितना लोग सोचते हैं उससे ज्यादा चालाक है। वह अपने जादू का इस्तेमाल करके बॉडीगार्ड को खुद को मारने के लिए मजबूर करता है, जो टैन को हैरान कर देता है। फोन फिर टैन को धमकी देता है और कहता है कि अगर वह उनका पीछा करेगा तो वह भी अपने बॉडीगार्ड की तरह हो जाएगा। दूसरी तरफ लिटिल गर्ल यह नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है और पूछती है कि बॉडीगार्ड खुद को क्यों मार रहे हैं।
फोन मजाकिया अंदाज में कहता है कि ये लोग ऐसी जीन्स पहने हुए हैं जो 2 साइज छोटी हैं, जिससे उनके दिमाग में खून का बहाव रुक रहा है और वे बेवकूफी भरी हरकत कर रहे हैं। टैम को अभी के लिए इस अपमान को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद पिता और बेटी एक स्थानीय सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं जहां वे एक मिक्की माउस की पोशाक पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं। लिटिल गर्ल अपने पिता के साथ शॉपिंग करने और पहली बार नए कपड़े पहनने के लिए बहुत उत्साहित है। मॉल में थोड़ी देर घूमने के बाद पिता और बेटी कपड़ों के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल गर्ल कपड़े ट्राई करती है जबकि उसका पिता बाहर इंतजार करता है। उसका चेहरा ऐसे लटका हुआ है जैसे वह बहुत ऊब रहा हो। वह पूछता है कि क्या लिटिल गर्ल को किसी मदद की जरूरत है, लेकिन वह कहती है कि वह खुद से कपड़े पहनना जानती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे जब वह 3 साल की थी तभी से अपने कपड़े पहनने दिए थे। दुकान की कर्मचारी यह यकीन नहीं कर पाती कि वह सच में एक ऐसी बच्ची को देख रही है जो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। वह फोन के बेहतरीन पालन पोषण की तारीफ करती है, लेकिन वह कहता है कि यह सब उसकी पत्नी की वजह से है। कुछ देर बाद लिटिल गर्ल एक सुंदर गुलाबी ड्रेस पहनकर बाहर आती है और पूछती है कि क्या वह अच्छी लग रही है। सीधा जवाब देने के बजाय उसका पिता कहता है कि वह सभी ड्रेसेस में सुंदर लगती है। लिटिल गर्ल यह सुनकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि क्या वह यह ड्रेस खरीद सकती है, लेकिन पिता कहता है कि वह नहीं खरीद सकती। लिटिल गर्ल हैरान हो जाती है, लेकिन फोन कहता है कि चूंकि उसके पास बैंक में बहुत पैसा है, इसलिए वह न सिर्फ यह ड्रेस खरीदेगी बल्कि जो भी ड्रेस वह चाहेगी वह खरीदेगी। लिटिल गर्ल अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाती और फिर स्टोर की तरफ दौड़ती है और कई और कपड़े खरीदती है। एक बार जब वे कपड़ों की शॉपिंग कर चुके होते हैं तो पिता और बेटी दोपहर के खाने के लिए फूड कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल गर्ल कहती है कि उसे आइसक्रीम चाहिए और यह भी बताती है कि उसकी माँ उसे आइसक्रीम खरीद कर देती थी, लेकिन उसने अब बहुत समय से आइसक्रीम नहीं खाई है। यह बात फोन को बहुत चुभ जाती है और वह यह सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है। वह चू से एक डेस्क पर इंतजार करने को कहता है जब तक वह आइसक्रीम ले आता है। लिटिल गर्ल आदेश का पालन करती है और अपनी शॉपिंग बैग्स को देखना शुरू करती है जबकि उसका पिता आइसक्रीम खरीदने जाता है। उन्हें पता नहीं होता एक बुरा साया जैसा किरदार पास से लिटिल गर्ल को देख रहा होता है। कुछ देर बाद फोन आइसक्रीम खरीदता है और डेस्क की तरफ वापस जाता है। उसके पूरे सदमे के लिए लिटिल गर्ल वहां कहीं नहीं दिखती है और उसकी एक ड्रेस जमीन पर पड़ी होती है। वह जल्दी से अपनी बेटी को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह कुछ अजनबियों से भी पूछना शुरू करता है कि क्या उन्होंने लगभग 5 साल की उम्र की किसी बच्ची को देखा है। मॉल में मौजूद लोगों में से एक अनुमान लगाती है कि बच्ची को बच्चों के तस्करों ने अगवा कर लिया होगा क्योंकि हाल ही में इस बारे में बहुत सारी खबरें आई हैं, लेकिन वह जल्दी से अपनी बात वापस लेती है और कहती है कि यह बस एक अंदाजा है, और अगर यह सच भी है तो उसे नहीं लगता कि बच्चों के तस्कर बहुत दूर तक भाग पाए होंगे। वह सुझाव देती है कि फोन सुरक्षा गार्ड के पास जाए और उससे बच्ची पर नजर रखने को कहे। यह सुनकर फोन तुरंत हरकत में आ जाता है और सबसे जरूरत से ज्यादा काम करता है और मॉल की तीसरी मंजिल से सीधे जमीन पर कूद जाता है। वह जल्दी से फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ता है और सुरक्षा गार्ड से बात करना शुरू करता है जो ऊँग रहा होता है। फोन उससे बताता है कि उसकी बेटी को बच्चों के तस्करों ने अगवा कर लिया है। बच्चों के तस्करों ने अगवा कर लिया है और उन्हें मॉल के सारे दरवाजे, यहाँ तक कि पार्किंग का दरवाजा भी जल्दी से बंद करना होगा। वह सुरक्षा गार्ड से यह भी कहता है कि वह 5 साल की उम्र के लगभग की एक लिटिल गर्ल की जानकारी सब तक पहुंचा दे, लेकिन सुरक्षा गार्ड कहता है कि वह मॉल को बंद नहीं कर सकता भले ही वह चाहे, क्योंकि इससे बाकी सब के लिए अराजकता हो जाएगी। हालांकि सुरक्षा गार्ड कहता है कि वह फोन की पुलिस से संपर्क करने में मदद कर सकता है, लेकिन युवा पिता पुलिस को शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह जानता है कि वे भ्रष्ट और आलसी हैं। वह मामले को अपने हाथ में लेता है और अपनी कोहनी से पास के एक खंभे पर वार करता है। इससे पूरे मॉल में एक बड़ा झटका लगता है और जमीन हिलने लगती है। फोन धमकी भरे अंदाज में गार्ड से कहता है कि दरवाजे बंद करे, नहीं तो अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से सबको खत्म कर देगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट्स में बताएं क्या आपको इसका न्यू पार्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।